नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो इस समय ईरान और इजराइल पर टिका हुआ है कि आखिर क्या होगा। लड़ाई ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें एस्केलेट हो रही हैं, लगातार मिसाइलों का जो हमला है वो दोनों तरफ से जारी है। कल आपने देखा था, कुछ खबरें आई थी कि अस्पताल पर हमला हुआ। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उनको 14 दिन चाहिए ये देखने के लिए कि चीजें कैसे होंगी, वो ईरान पर दबाव बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। उन्होंने 14 दिन का विंडो मांगा है, लेकिन इस 14 दिन के विंडो का क्या मतलब है? क्या 14 दिन बाद अमेरिका इजराइल के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा? अगर होता है तो फिर क्या होता है, और अगर नहीं होता है तो इन 14 दिनों में और क्या हो सकता है? आज सुबह कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स भी आई थी कि आयतोल्ला खोमेनी का जो बंकर है लिवाजोन में, वो शायद अटैक कर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन लोग इस पर भी बातचीत करने लगे थे। तो आखिर इस इन 14 दिनों में और क्या हो सकता है? जो ये 14 दिन का विंडो पीरियड डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा है, इसका क्या मतलब है? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजय कपूर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार। संजय, आपका स्वागत है। और हमारे साथ धन्यवाद। मोहसिन रजा खान है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट, जिंदल यूनिवर्सिटी से। आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में संजय कपूर से शुरू करूंगी कि संजय, आपको क्या लगता है कि ये जो 14 दिन का विंडो पीरियड जो डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा है डिप्लोमेसी के लेवल पर, इसमें क्या हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या सोच रहे हैं अगर उन्होंने ये कहा? मेरे ख्याल से एक चीज़ साफ दिखाई पड़ी नीलू कि डोनाल्ड ट्रंप इच्छुक नहीं है युद्ध में जाने के लिए। उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से मामला अगले हफ्ते भर में 10 दिन में निपट जाए। और क्योंकि उनका जो पूरी जो मागा वाली मेकिंग ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें टकर कार्लसन टाइप नाम के एक एंकर भी हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि अगर युद्ध में गए तो काफ़ी लोग है ना इनसे अलग हो जाएंगे। जबकि इसराइल की कोशिश यह है कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट ले। अमेरिका को घसीटा तो वही चीज़ होगी जो पहले और भी हुई है, चाहे इराक वॉर हुई, चाहे जहाँ पे हुई, कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो प्रभाव क्षेत्र है अमेरिका का तो बढ़ता ही है, परंतु उनकी जो पिछलग्गू देश हैं, जैसे यूके हो गया और इज़राइल हो गया, वो सब भी काफ़ी है ना उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है ईरान के साथ, उसमें जो एजेंडा है सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब को ख़त्म करना ही नहीं है। ये अमेरिका के नाम पर इज़राइल अपना वर्चस्व ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, और वो सोचता है कि किसी तरीके से अगर अमेरिका को घसीट लेगा तो नहीं, ईरान लेकिन को। संजय, जो अभी खबर आ रही है, मैं इसको पढ़ रही हूँ उस समय, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी है कि इरानियन मिसाइल स्ट्राइक इजराइल हिट अ टेक्नोलॉजी सेंटर। अब ये इसके डिटेल्स ये हैं कि ईरान ने कुछ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी हैं, जिसकी वजह से जहां स्ट्राइक हुई है वो दो जगह, जिसका नाम बताया जा रहा है, एक हाइफा पर और दूसरा बियर शेवा। और ये जो अटैक्स हैं, इन्होंने सिविलियन एरियाज को भी इम्पैक्ट किया है। और एक माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटी है ये बियर शेवा, जिसका नाम बताया जा रहा है। और इस समय जो रिटेलिटरी स्ट्राइक्स दोनों की तरफ से हो रही हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि क्या डी एस्केलेशन का कोई भी चांस नजर आ रहा है? ये अभी की खबर है जो आ रही है, जिसमें कि उन्होंने हाइफा पर फिर से मिसाइल्स दागी हैं, और ये बियर शेवा जो कि माइक्रोसॉफ्ट फैसिलिटी सेंटर है। नीलू, अगर आप गौर करें तो खबरें एक तरफ की आ रही हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो इजराइल बम मार रहा है उसका क्या नतीजा निकल रहा है इजिप्ट, आपके ईरान में। और हमारी जो खबर है, जो इतला है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बेतहाशा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से तो कोई भी है ना लोग परेशान नहीं हो रहे कि है ना जो ईरान के अंदर बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, और इतने सारे बंकर बस्टर भी अपने अंदाज में मारे गए। तो उससे भी मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी उद्विग्न होना चाहिए। परंतु यहाँ पे सिर्फ एक तरफा बात हो रही है। अगर आपने पढ़ा हो तो जितने भी यहाँ पर टारगेट्स हैं, जैसे अस्पताल वगैरह हैं और तमाम चीज़ें हैं, और मिलिट्री सेंटर्स भी हैं, वो सब सिविलियन एरियाज़ में हैं। तो अगर है ना सिविलियन एरियाज़ को आप टारगेट नहीं भी करना चाहते हैं, तो अगर आपने बम मारा तो उसका प्रभाव है ना अस्पतालों में पड़ेगा, उसका प्रभाव और भी जगहों पे पड़ेगा। तो इसी वजह से इसराइल काफ़ी है ना उद्विग्न है। मैंने एक है ना छोटा वीडियो देखा था, जिसमें कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी गर्दन पकड़े हुए था एक आदमी, और कह रहा था कि तुमने हमको गलत बताया कि ईरान से कोई रिटेलिएशन नहीं होगा,
कुछ होगा नहीं। और वो बेचारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कुछ बड़बड़ा रहा था अपनी भाषा में, सुनाई नहीं पड़ रहा था, परंतु उसको बचाने के लिए उसका सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उद्विग्न है। करीब 1000 लोग तो बेदखल हो गए, मकानों से अलग हो गए, उनके मकान टूट गए, और हज़ारों की तादाद में लोग बाग ऐसे हैं जिनके कि नुकसान भी हुआ है काफ़ी। तो ऐसी जो स्थिति है, इज़राइल ने पहले उम्मीद नहीं करी थी। ये बात नहीं कि उनका जो डोम है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, वो अभी भी काफ़ी हद तक करीब 70 75 से 80% मिसाइल और ड्रोन रोक लेता है, परंतु जो 20-25% भी अंदर घुस जाते हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। और खौफ ये है कि अगर डोम बार-बार भेदा गया, तो उसके हालत ऐसी हो जाएगी कि वो किसी काम नहीं, क्योंकि उनके पास बिना इंटरसेप्टर रॉकेट के उसको काम नहीं कर सकते। और ये सुना जा रहा है कि जो इंटरसेप्टर रॉकेट्स हैं इज़राइल के पास, जिससे कि मिसाइल को रोका जाता है, उनकी भी है ना थोड़ी-सी कमी होती नज़र आ रही है। और वो तभी संभव है कि चीन और अमेरिका और तमाम देश उनको इंटरसेप्टर रॉकेट दें, और इनकी जो संभावना है कि कुछ करने की, वो कम होती नज़र आ रही है। हाँ, संजय, ये भी खबरें आ रही हैं और जो कि मैं देख रही हूँ कि यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स आर मीटिंग विद इरानियन ऑफिशियल्स इन जिनीवा ऑन फ्राइडे, यानी कि आज ही के दिन में, टू प्रेस देम टू डी एस्केलेट एंड टू ऑफर अ रोल बैक ऑफ तेहरान्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज। अब इसमें आपको लगता है कि कोई हेडवे हो सकता है जब सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, और क्या तेहरान पर दबाव बनाया जा सकता है? देखिए, तेहरान को इनवाइट करा है, ऐसी बात नहीं है कि तेहरान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ उस है ना मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर। तो मुद्दा ये है कि जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं, वो भी इस समय काम कर रही हैं, वो अपना एक रोल क्रिएट करना चाहती हैं। वो उनकी कोई हैसियत ख़त्म हो गई, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वो सोचती हैं कि ज़ेलेंस्की और इज़राइल के माध्यम से अपने वापस है ना थोड़ा स्टेटस अपने को एनहांस कर लेंगी। परंतु अगर आप गौर करें, यूरोप बिल्कुल कामयाब नहीं होगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही के कहने से वो आगे बढ़ेगा। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो G7 की जो मीट हो रही थी कनाडा में, वो अपने आप बिल्कुल कोलैप्स कर गई। वो तो कह रहे हैं कि इट वाज़ अ फेलियर प्राइमरीली बिकॉज़ ट्रंप साहब वहाँ से चले गए थे वापस। G6 हो गई थी वो, और G6 के बाद वो ख़त्म हो गई। वो स्टेटमेंट भी है ना उससे इत्तेफ़ाक नहीं करा उन्होंने। तो ये कहने का मतलब ये है कि यूरोप है ना कोशिश कर रहा है अपनी तरीके से अपने को रेलेवेंस बनाए रखने के लिए, पर उनको पता है कि उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। यूरोप है ना, यूरोप को भी इस्तेमाल करना चाहता है ईरान। वो सोचता है कि ईरान सोचता है कि किसी तरीके से यूरोप के माध्यम से भी कुछ ना कुछ लोगों को बात में लगाए रखे, और इस चक्कर में वो सोचते हैं कि उनको भी थोड़ा बहुत है ना टाइम मिलेगा, और एक है ना लेजिटिमेसी रहेगी कि इंटरनेशनल फोरम में कि हम बात कर रहे हैं, हम है ना वी नॉट अ रोग स्टेट एज इट इज मेड आउट टू बी। बिल्कुल। अब मैं मोहसिन के पास आ रही हूँ कि मोहसिन, जिस तरह से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं ईरान और इसराइल के संदर्भ में, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में अमेरिका, जो ये 2 हफ्ते का जो विंडो पीरियड डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा है, इसमें क्या कुछ अमेरिका कर सकता है? और दूसरी तरफ ये बातचीत भी चल रही है फाइनेंस मिनिस्टर्स की कि वो तेहरान के ऊपर दबाव डालेंगे। क्या कुछ हो सकता है इसमें? फॉरेन मिनिस्टर्स की ये सही कह रहे हैं बिल्कुल संजय जी कि यूरोपियंस पे तो हंसी आती है। सिर्फ इतने कमजोर, इतने लाचार, अपने आप को हमेशा आगे दिखाने के लिए उत्सुक दिखाता है कि कुछ है नहीं। बस जैसे होते लैप डॉग्स हैं, पालतू कुत्ते हैं अमेरिका के। और अमेरिका भी अब तो ट्रंप ने इनको औकात दिखा दी है, कुछ बात सुनता नहीं है इनकी, ना कोई जवाब देता है। G7 में दो चाय करता है। इनके साइन तो कर दिया था इनके एग्रीमेंट पे, पर पहले कह रहा था नहीं करूंगा, फिर कर दिया, फिर भाग गया वहां से। मतलब बिल्कुल इनको ना के बराबर समझता है। वो पता है ट्रंप को एक बहुत सिक्स सेंस है, वो सूंघ लेता है कहाँ ताकत है, और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। यानी कि रशिया के साथ, चीन के साथ उसको पता है कौन ताकतवर है, किससे डील करनी है। इनको वो इज्जत नहीं देता। ये भी अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, और बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय कि वो ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है दिखाने के लिए कि हाँ हम बात कर रहे हैं इनसे। ईरान को पता है कि इनसे बात करके कुछ होगा नहीं, क्योंकि असल में सारी चीजें जो है वो अमेरिका और इसराइल के हाथ में है। उनको पता है इनसे कुछ होने नहीं वाला। अगर इनके साथ डील भी हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना, इनके साथ डील हो गई थी 2015 में ओबामा के थ्रू, जो पर अमेरिका ने रद्द कर दी, ट्रंप ने रद्द कर दी 2018 में वो न्यूक्लियर डील।
और कुछ भी नहीं कर पाए। यूरोपियन खिलाफ थे इसके कि ये डील खत्म हो, फिर भी कुछ भी नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत मेहनत की थी उस 2015 के डील में, पर कुछ भी नहीं, कोई नहीं सुनता। तो ट्रम्प की भाई बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ट्रम्प होना चाहता है जीतने वाली तरफ। ट्रम्प जो है वो जीत की तरफ होना चाहता है। वो देख रहा है कि हवा किस तरफ रुख लेगी, इसीलिए ज्वाइन नहीं किया इसराइल को शुरू अटैक में, देखने के लिए। फिर जब इसराइल ने अटैक कर दिया तो ट्रम्प ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ मैं इन्वॉल्व था, हमारा ज्वाइंट प्लान था। मैंने ये भी रूमर्स आने लगेंगे कि कैसे ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने मिलके बेवकूफ बनाया। ये सब गलत है। ट्रम्प जो है वो बस आज की सोचते हैं, बहुत से बहुत कल सुबह तक की सोच लेंगे, उसके आगे नहीं सोचते वो। तो वो मौके पे चौका मारना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि कामयाब हो गया तो वो भी इस पे चढ़ पड़े, पर अब वो श्योर नहीं है, क्योंकि दो वजह है। उनका बेस जो है, उनका पॉलिटिकल बेस, उनके सपोर्टर स्प्लिट हो रहे हैं, बट रहे हैं दो कैंपों में। तो वो ये नहीं चाहते, उससे उनका जो डोमेस्टिक घरेलू एजेंडा है, जो बिल पास कराने हैं, जो पॉलिसी प्रोग्राम जो उनके लिए बहुत अहम है, वो उसको कुर्बान नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये है कि वो देख भी रहे हैं कि भाई चलो, जब इजराइल इतना उतावला हो रहा था मारने के लिए ईरान को, और ट्रम्प ने मना भी किया था, पर इतना उतावला हो रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है, तो थोड़े दिन और देखते हैं भाई तुम्हारे अंदर कितना दम है, लड़ लेने दो दोनों को। उनकी ये फिलॉसफी भी रही है। शुरू में इंडिया पाकिस्तान को भी वो कहते लड़ लेने दो भैया, और यूक्रेन और रशिया को भी कहते हैं वो, चलो अच्छा नहीं मान रहे तो लड़ ले थोड़ा सा, फिर शायद आ जाएंगे टेबल पे, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली डील से इंटरेस्ट है। डील में भी बस ये हो जाए कि उनका नाम हो जाए किसी तरह से और उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो ये 14 दिन में वो, मुझे लगता नहीं कि वो 14 दिन इंतजार करेंगे ट्रम्प। वो देखेंगे कितने दिन चल रहा है ये मामला और किस तरफ रुख है हवा का, और फिर फैसला करके एक तरफ या दूसरी तरफ, अगर मार्क इतनी पड़ गई ईरान को कि ईरान तैयार हो गया, तो वो कहेंगे डील हो गई भाई, मुझे तो लड़ना ही नहीं पड़ा, बेस्ट आउटकम है। अगर इसराइल खुद थक गया और खुद इसराइल मान गया कॉम्प्रोमाइज के लिए, तो भी बढ़िया है ट्रम्प के लिए। ट्रम्प अल्टीमेटली अटैक करना नहीं चाहते, और इसीलिए उन्होंने इसराइल को मना किया कि तुम खमेनेई को मत मारो, क्योंकि खमेनेई मर गए तो फिर डील बहुत मुश्किल है, उनको भी पता है। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू जो है वो ट्रम्प को इग्नोर करेंगे और खमेनेई को मार देंगे, इतना मुझे नहीं लगता नेतन्याहू में, अनलेस वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाएं और इसराइल बिल्कुल जीत ही नहीं पा रहा है, तो बिल्कुल एंड में, अंत में कुछ दिनों के बाद डेस्परेशन में मार दें तो अलग बात है, पर वैसे वो मारेंगे नहीं। तो ये मामला इस तरह से चलेगा कि दोनों में से एक साइड या तो कॉम्प्रोमाइज करेगी या खिंचता रहेगा मामला कुछ दिनों तक, और ट्रम्प देखते रहेंगे। मुझे नहीं लगता ट्रम्प इतना बड़ा रिस्क लेंगे अपने बेस को डिवाइड करने का। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे अपने बेस को डिवाइड करने का, लेकिन क्या ये ट्रम्प के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी आपको नहीं लग रही है संजय, कि ट्रम्प वाकई में इस ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, वो भले पाकिस्तान को भी अपने साथ ले ले, बैकरूम मैनूवरिंग वो मेरे ख्याल से और भी देशों से कर रहे होंगे, लेकिन क्या ये ट्रम्प के लिए सबसे डिफिकल्ट मोमेंट नहीं है हैंडल करने के लिए, जब से कम वो राष्ट्रपति बने? मैं सोचता हूँ कि ट्रम्प बहुत महत्वपूर्ण अपने को महसूस कर रहे होंगे। पूरी दुनिया उनसे उम्मीद कर रही कुछ ना कुछ करें, और वो ये भी जानते हैं कि उन्हीं के हाथ में है कि यहाँ पे शांति बहाल कर सकते हैं, या इजराइल भी उनसे उम्मीद करता है कि या तो बम मारेंगे या रोक देंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत टेंशन तो है, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, परंतु स्थिति इतनी बुरी नहीं है। वो अपना कंट्रोल में सब चीज़, वो नहीं चाहते युद्ध करना। अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते तो आपको डर भी नहीं है ना। अगर आप युद्ध करेंगे तो बॉडी बैग्स आएंगे, लोग आएंगे, आपको नुकसान हो सकता है। पर यहाँ पे तो शांति बनाने की बात हो रही है कि 14 दिन का वक्त उन्होंने और ले लिया। इस बीच में क्या उम्मीद करते हैं वो, जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि उनकी उम्मीद थी कि है ना, अगर युद्ध होता है तो नहीं, अगर युद्ध को रोक पाते हैं तो वो ठीक बात है, अगर नहीं रोक पाते हैं तो संभालने की कोशिश करेंगे वो। क्योंकि वहाँ पे जो उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है सपोर्ट, वहाँ पे वो लोग है ना सोचते हैं कि ये जो जितना युद्ध का मामला है वो डीप स्टेट है ना उसको ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि जो सत्ता है या कंट्रोल है या अमेरिका है वो डीप स्टेट के कंट्रोल में फिर से जाए। और उनका जो आकलन है कि जब भी डेमोक्रेट्स पावर में रहते हैं, तो जब भी है ना इस तरीके की बातें होती हैं, तो युद्ध पहली दफ़ा सबसे बड़ा जो उसका आउटकम है वो युद्ध होता है। तो ये नहीं करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, और वही सबसे बड़ा एक है ना वो है दुनिया का दस्तूर, दुनिया को चलाने का रास्ता।
तो यही है ना, मेरे ख्याल से कोशिश है उनकी। अब उसमें कितने कामयाब होते हैं, अगर है ना यूरोप कामयाब हो जाता है युद्ध को बढ़ाने में, देखिए खुराफात तो सब यूरोप में है। अगर आप है ना सब चीज़ों को देखिए ट्रम्प के नज़रिए से, चाहे इंग्लैंड हो गया, चाहे फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, वो अभी भी बात कर रहे हैं कि इसको ईरान को मज़ा चखाना है, और जिस तरीके से ईरान कर रहा है वो गलत काम है, और उसको बम मारना है, ये करना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। परंतु अगर वो लोग कामयाब हो गए तो मैं बता दूं, उससे ये ट्रम्प कमज़ोर होगा। वो चाहता नहीं कि उसको उसके या तो बेस में कमज़ोरी आए, या उसको तमाम और चीज़ें जो उसको दिमाग में है वो करना है, क्योंकि अभी तो कुछ गिने चुने महीने ही हुए हैं जब वो सत्ता में आए हैं, 4-5 ही महीने हुए हैं, और उसमें ही है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ समेट के लाए हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे मुनीर है ना को तैयार करा है उन्होंने अपनी बात कहलवाने के लिए, उनको रिकमेंड भी कर रहा है कि है ना इनको नोबेल प्राइज़ के लिए। हिंदुस्तान तो इत्तेफ़ाक नहीं करता, पर मुनीर साहब है ना वहाँ पे जाके पाकिस्तान की तरफ से हिमायत कराएँ। तो ये देखिए, तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग मोमेंट है, और कहने का मतलब ये है कि दुनिया जानती है कि जो भी चीज़ है, पूरी जो कमान है वो ट्रम्प साहब के हाथ में है। चाहे जितना करें, उनका मेरे ख़्याल से मकसद ये होगा कि यूरोप और जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको रोकें कि युद्ध ना हो। ठीक है। मोहसिन, अब अंत में इस पूरे ईरान और इजराइल की लड़ाई में क्या डी एस्केलेशन की, यानी कि दोनों तरफ से कोई संधि या समझौता, या फिर लड़ाई कम होने के आसार आपको लग रहे हैं, या वो बिल्कुल अब उसकी संभावना बहुत मुश्किल लग रही है? अब मैं एक रिस्क लेता हूँ, मैं हाँ, आपसे कुछ कहूंगा ऐसा कि जो मुझे 100% श्योर नहीं हूं, पर मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सेल्फिश आदमी है, बहुत ही खुदगर्ज आदमी है। वो किसी के लिए पैसा नहीं खर्च करते, ना अपने भाई बंधु पे, ना अपने बच्चों पे, ना अपने बाप पे, ना किसी पे। तो वो इसराइल पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करेंगे, इसका मुझे शक है। क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल ऐसा ही है जैसे फिजिकल कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल, एक बार खर्च हो गया तो खर्च हो गया। वो अपने बाप के लिए भी खर्च नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बैठे रहेंगे, वो यही कहते रहेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। और अब मामला आ जाएगा नेतन्याहू की गोद में, जो एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि वो है बड़ा ढीठ आदमी और है लड़ाकू और बदतमीज और क्रूर आदमी है बहुत ज्यादा, जो गाजा में कर रहा है औरतों और बच्चों के साथ। तो अब उसके ऊपर आ जाएगा कि क्या किया जाए। या तो नेतन्याहू जो है थक जाएगा और ट्रंप के साथ कहेगा चलो अच्छा डील कर लेते हैं ईरान के साथ, या फिर ये हो सकता है कि नेतन्याहू थोड़े मामले को एस्केलेट कर दे, एक लेवल ऊपर ले 2 जाए। मिनट के लिए रोक रही हूँ क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, और जो वहां के चैनल्स है वो चला रहे हैं कि नेशन वाइड रेड अलर्ट इशू हुआ है इसराइल में, क्योंकि ईरानियन जो मिसाइल्स हैं वो दागी जा रही हैं। ये तेल अवीव की तरफ से यहाँ से आया है, सोशल मीडिया पे ही देख रही हूँ, ये समय काफी चल रहा है। और मैं इसको पढ़ के भी सुना देती हूँ कि नेशन वाइड रेड अलर्ट इशूड इन एंटायरिटी ऑफ इसराइल एंड अ लार्ज वेव ऑफ इरानियन मिसाइल्स अप्रोचिंग। जी, बस अंतिम कमेंट मोहसिन, उसके बाद फिर मैं हाँ, खत्म बस यही करती कह रहा हूं मैं कि देखिए कि ये जैसे ये मिसाइलें दागी जा रही हैं, हो सकता है कोई मिसाइल इनमें से ऐसी हो जो लार्ज कैजुअलिटी इवेंट बन जाए, यानी कि कहीं ऐसी जगह पे लगे कि बहुत लोग मर जाएं। तो कुछ ऐसे हादसे भी हो सकते हैं, या किसी सेंसिटिव जगह पे लग जाए, या किसी हिस्टोरिकल जगह पे लग जाए, मिसाल के तौर पे याद वाशिम पे लग जाए जो उनका हॉलोकॉस्ट म्यूजियम है, कुछ या उनकी पार्लियामेंट पे लग जाए। मैं कह नहीं कह सकता क्या होगा, पर उसके बदले में या खुद ही थक जाएं, या जिसे हम यूपी की जबान में कहते हैं चेत जाएं नेतन्याहू, यानी कि और उस गुस्से में आके खमेनेई को मार दें, या कुछ ऐसा काम करें जिसे ट्रंप ने उनको मना किया हुआ है, और मामले को एस्केलेट कर दें, मामले को फिनिश पे लाने के लिए, खत्म पे लाने के लिए। क्योंकि इसराइल भी छोटा मुल्क है, ठीक है, 250-300 प्लेन हैं, 300 प्लेन हैं, और पर वो भी थक जाएंगे ना, पायलट भी कब तक उड़ते रहेंगे, कब तक मारते रहेंगे, वो मारते मारते थक जाएंगे। तो एंड में तो दो यही सूरतें हैं कि ट्रंप बाहर बैठे रहें, नेतन्याहू खुद थक जाएं और एक कोई डील हो जाए, या फिर नेतन्याहू इस मामले को एस्केलेट कर दें, खमेनेई को मार दें, और किसी तरह से मामले को कंक्लूजन पे लाने की कोशिश करें। यही मुझे लग रहा है। बिल्कुल। तीसरा जो ऑप्शन है कि वो
ईरानी ही एग्री कर जाए, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ईरान अगर एग्री कर गया तो फिर ज्यादा दिन चलेगी नहीं सरकार, अगर कॉम्प्रोमाइज सरेंडर को एग्री हो गया तो। संजय कुछ कहेंगे? जैसे ज़ेलेंस्की को, मैं कह रहा हूँ, जैसे ज़ेलेंस्की को थकाया इन्होंने और उनको हथियार भी नहीं दिए, उसी तरीके से इनको करने की कोशिश करेंगे ये। पर नेतन्याहू, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो कुछ और ही चीज़ के बने हुए हैं और काफ़ी समय से यही राजनीति कर रहे हैं, जो कि आज दिखाई पड़ रही है। तो उनसे है ना ये उम्मीद नहीं करी जाती, वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनके भी सर्वाइवल की बात है। वो जो भी कुछ कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल है ना, रहेगा नहीं होगा ये नहीं पता। वो तो जेल जाने की कगार पे थे, बच गए। अब है ना इससे बचे, यहाँ से बचे, और अगर जेल गए तो पता नहीं। परंतु देखिए, देखा जाए कि क्या होता है, मामला बहुत ही जटिल है। बिल्कुल सही। नेतन्याहू बिल्कुल सर्वाइवल जिसे कहते हैं ना, सर्वाइवल के एनिमल हैं। वो उनका मेन गोल यही है बस, कि सर्वाइव हो जाऊं किसी भी तरह से, चाहे उसमें खमेनेई को मारना पड़े, चाहे उनका खुद का भी नुकसान हो जाए, चाहे इजरायलियों का नुकसान हो जाए, पर मैं सरकार में बना रहा हूं, क्योंकि उनको पता है कि एक सरकार गिरी, मैं जेल गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में होते हैं। संजय जी, प्रोफेसर मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार, थैंक यू।